कॉलेज। अभी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में प्लेटो के बारे में बताया, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक प्लेटो। अब वो सेकेंड वीडियो में हम आपको अरस्तु के राजनीतिक विचारों के बारे में अवगत कराएंगे। आइए हम देखते हैं अरस्तु के राजनीतिक विचार। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। संविधानों का सबसे पहले ऐसा कोई विचारक नहीं था जिन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया हो। 158 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात अरस्तु ने अपने संविधान का वर्गीकरण दिया। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, जो कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। अभी हमने आपको बताया उन्होंने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया था और अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। और अरस्तु एक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने यथार्थ को धरातल पर उतारा। तो हम आज आपको अरस्तु के राजनीतिक विचारों के बारे में बताते हैं। अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स, स्टेट्समैन, लॉज। पॉलिटिक्स में ही उन्होंने संविधान का वर्गीकरण, नागरिकता और अपने क्रांति संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। तो हम सबसे पहले अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण, सबसे महत्वपूर्ण उनके पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कहाँ चला गया? नहीं, सबसे पहले हम अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण आपको बताते हैं। अरस्तु ने जितने प्रकार के संविधानों का वर्गीकरण किया है वो आज भी प्रासंगिक है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में प्रासंगिक रहेगा। कोई भी ऐसा विचारक न पैदा हुआ है न शायद होगा कि उनके इन विचारों को काट सके। इन्होंने सबसे पहले प्रथम संख्या के आधार पर, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, द्वितीय आधार उद्देश्य का आधार, सर्वोच्च सत्ता के प्रयोग का उद्देश्य, इन्होंने इतने भागों में संविधान का वर्गीकरण किया। एक व्यक्ति का शासन, एक तंत्र या राजतंत्र। एक आज भी राजतंत्र जीवित है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है। तो आताताई तंत्र या निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र जैसे कि इटली में हिटलर और मुसोलिनी ने तानाशाही स्थापित की थी। कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, मतलब जो उच्च लोगों का शासन होता है। वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। ये वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र सभी व्यक्तियों का शासन। सर्वत्र या संविधान तंत्र, जो संविधान के अनुसार शासन चलता है, वहाँ सर्वतंत्र या संविधान तंत्र। भीड़ तंत्र या भ्रष्ट जनतंत्र। भीड़ तंत्र या भ्रष्ट जनतंत्र। इस तरह से अरस्तु ने 6 तरह के संविधान का वर्गीकरण किया। आप जानते हैं कि आज विश्व में डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंटियल, मोनरोक्रेसी या राजतंत्रात्मक जो भी शासन व्यवस्था है, अरस्तु के इस वर्गीकरण को नहीं काट पाया है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात अपने संविधान का वर्णन या वर्गीकृत किया है। जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। जब 384 ईसा पूर्व में उन्होंने इस तरह के संविधान का वर्गीकरण किया था, जो कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक ने उसको काट नहीं पाया। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा के
थ्रेसियस नगर में हुआ था। ये एक यूनानी राजनीतिक विचारक थे। लीसियम नामक संस्था की स्थापना भी अरस्तु ने की थी। लीसियम नामक संस्था की स्थापना अरस्तु ने की थी और आगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादन भी अरस्तु ने किया। अरस्तु और प्लेटो में अंतर क्या है? प्लेटो ने शिक्षा, साम्यवाद, न्याय पर अपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं हम उसको कहीं भी धरातल पर लागू नहीं कर सकते, लेकिन अरस्तु एक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने संविधान का वर्गीकरण, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उनका यही है, संविधान का वर्गीकरण। आज जो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो या अभी जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, किसी भी राजनीतिक विचारक ने ऐसा नहीं किया है कि इस तंत्र के अलावा किसी और तंत्र का वर्गीकरण किया हो। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स है और स्टेट्समैन लॉज, ये 3 महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। हमने अभी आपको अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण बताया कि जो उन्होंने ये वर्गीकरण 6 तंत्र बताए हैं, आज तक किसी विचारक ने इसको काटा नहीं है और अरस्तु को किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का या राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने कितने प्रकार के संविधान का वर्गीकरण किया है? उन्होंने 6 प्रकार के संविधान का वर्गीकरण किया है। उसके बाद है उनका अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तु के दासता संबंधी विचार, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने कहा है कि सभी को नागरिकता नहीं प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु ने ये कहा है कि सभी को नागरिकता प्रदान नहीं करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ रह रहे हैं या जो दास हैं या जो ऐसे हैं, उन सभी को नागरिकता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जो सब पर खरा उतरे, जो संविधान के अनुरूप या समस्त शासन के अनुरूप कार्य करे, उसे ही नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु के दासता संबंधी विचार। अरस्तु प्राचीन काल में दासता व्याप्त थी। हम आपको बताया कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था। तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ज़्यादातर राजतंत्र, सामंतवादी व्यवस्था या आदिकालीन या जो भी व्यवस्थाएं थी उस टाइम दासता व्याप्त थी। तो अरस्तु ने दासता के प्रकारों का भी वर्णन किया है, प्राकृतिक दासता और नैतिक दासता। प्राकृतिक दास कौन होते हैं? प्राकृतिक दास वो होते हैं जो जन्मजात दास होते हैं। प्राकृतिक दास वो होते हैं जो जन्मजात दास होते हैं और नैतिक दास वो होते हैं जो राजा किसी राजा को जीतता है और उनके सैनिकों को बंदी बना लेता है, तो उन्हें नैतिक दास या उनको नैतिक दासता प्राप्त होती है, उन्हें नैतिक दास कहा जाता है। आगे हम आते हैं अरस्तु के दासता संबंधी विचार। अरस्तु ने हमने आपको बताया कि प्राकृतिक दासता, नैतिक दासता, 2 प्रकार की दासता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। क्रांति के क्या कारण होते? आप जानते हैं कि अभी भी क्रांति होती रहती। क्रांति का सर्वप्रथम कारण है लालच, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष या जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, इस कारण क्रांति का जन्म होता है। क्रांति के 3 कारण इन्होंने बताया, मूल कारण, सामान्य कारण और विशेष कारण। 3 कारण इन्होंने बताया है। तो मूल कारण क्या है?
समाज में असमानता का क्रांति का मूल कारण क्या है? ऊंच और नीच, असमानता और समानता, समानता और असमानता, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मूल कारण क्रांति का क्या है? कि कोई ऊंचा है, वो गरीबों का शोषण कर रहा है। और सबसे प्रमुख कारण अरस्तु ने, जबकि इतने प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं पाश्चात्य, तब उन्होंने बताया कि असमानता या समानता को ही क्रांति का मूल कारण माना है, सबसे पहला। दूसरा है सामान्य कारण, दूसरा है सामान्य कारण। सामान्य कारण में क्या आता है? हमारा स्वार्थ। सामान्य कारण में सबसे पहले आता है स्वार्थ। हम सोचते हैं जैसे कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो दूसरे के बारे में सोचे। तो सामान्य कारण में सबसे पहले आता है स्वार्थ। दूसरा आता है कि सम्मान की आकांक्षा। सभी सोचते हैं कि ये सम्मान हमको प्राप्त हो। उच्चता का भाव, भय, घृणा, आपसी विद्वेष, जातीय भावना, जाति ऊंच नीच की भावना या सम्मान की आकांक्षा सामान्य कारण में आती है। अरस्तु के सामान्य कारण में ये आता है स्वार्थ, सम्मान की आकांक्षा, उच्चता का भाव। जैसे कि सभी इंसान की यही इच्छा होती है कि हम इससे आगे बढ़ें, हम इससे आगे बढ़े, कोई भी पीछे रहने की कोशिश नहीं करता है। तो जब हमारे अंदर ये भाव आता है तो कहीं ना कहीं क्रांति का जन्म होता है। तो अरस्तु ने सामान्य कारण दूसरा बताया था, सामान्य कारण। तीसरा है विशेष कारण, तीसरा है विशेष कारण। विशेष कारण में क्या आता है? एक तंत्र या राजतंत्र, एक तंत्र या राजतंत्र। दूसरा जनतंत्र में क्रांति के कारण। तीसरा धनिक तंत्र में क्रांति के कारण। चौथा कुलीन तंत्र में क्रांति के कारण। तो विशेष कारण किसके द्वारा होता है? जहाँ राजतंत्र है। जैसे कि एक राजा है तो दूसरा भी चाहता है कि हम भी राजा बने, वो वंशानुगत वो पूरे टाइम के लिए राजा बना है, तो क्या होगा? वहाँ का क्रांति का जन्म होगा। उसके बाद धनिक तंत्र में क्रांति के कारण। धनिक तंत्र में कोई भी जिसके पास ज़्यादा धन है वो सोचता है कि हम इस पद पर रहें, और वो सोचता है, दूसरा कोई भी धनिक है तो वो सोचता है हम इस पद पर रहें। तो धनिक तंत्र भी विशेष कारण के अंतर्गत ही आता है। कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण, किसी व्यक्ति का जन्म कुलीन तंत्र या बड़े घर में होता है और उसकी बराबरी का दूसरा भी कहीं जन्म लिया है या होगा, कहीं ना कहीं दूसरा भी किसी के बराबर होता है। तो कुलीन तंत्र में भी क्रांति के कारण है। विशेष कारण के अंतर्गत उन्होंने कुलीन तंत्र में भी क्रांति को विशेष कारण माना है। अब अरस्तु आते हैं कि हम इस क्रांति को रोक कैसे सकते हैं। अरस्तु सोचते हैं कि हम इस क्रांति को रोक कैसे सकते हैं। क्रांतियाँ आप देख रहे हैं, अभी छोटे छोटे झगड़े या राजनीतिक या मुद्दे जो भी है, क्रांति आज भी है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर क्रांति न होती हो। तो क्रांति को हम रोक कैसे सकते हैं? सबसे क्रांति को रोकने का महत्वपूर्ण साधन है संविधान। अगर संविधान के अनुसार शासन संचालन होता है तो हम क्रांति को रोक सकते हैं। तो हम आपको शायद अरस्तु के बारे में सबसे पहले हमने ये बताया कि अरस्तु की महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स है, और अरस्तु सबसे महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स है, जिसके तीसरे भाग में उन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया है। और संविधान के वर्गीकरण या यथार्थ के वर्गीकरण के कारण ही उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और उन्होंने कहा जीवन का एक तरीका है, उस तरीके से अगर हम जीते हैं तो शायद एक क्रांति को रोक सकते हैं, शायद हम क्रांति को
रोक सकते हैं। उन्होंने क्रांति को रोकने के लिए हमने अभी आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताया कि संविधान के अनुरूप जब शासन संचालन होता है और जब सारी प्रक्रियाएं व्यवस्थित होती हैं, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी देश हैं स्वतंत्र हैं, जबकि अरस्तु जब के विचारक हैं तब शायद ऐसा नहीं था, कहीं भी शायद संविधान नहीं था, लेकिन तब उन्होंने 158 देशों के संविधानों का या देशों का अध्ययन करके अपना संविधान का वर्गीकरण किया है। उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने वो एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक हैं। आगमनात्मक पद्धति को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है और व्यवहारिकता को भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, लेकिन प्लेटो ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, प्लेटो ने, हमने आपको अभी इसके पहले वीडियो में बताया कि उन्होंने न्याय, शिक्षा, साम्यवाद आदि का वर्णन या वर्गीकरण किया, लेकिन हम उसको कहीं पर धरातल पर नहीं ला सकते। क्या हम प्लेटो के साम्यवाद को आज ला सकते हैं? उन्होंने परिवार का साम्यवाद या पत्नियों के साम्यवाद का वर्णन किया है, तो क्या आज हम उसको लागू कर सकते हैं? वो एक आइडियोलॉजी है। प्लेटो ने जो भी विचार दिए हैं सिर्फ एक आइडिया है, कल्पना है, उस कल्पना को हम कहीं लागू नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी विचार अरस्तु ने दिए हैं, चाहे वह संविधान का वर्गीकरण हो या सिटीजनशिप हो या उनके क्रांति संबंधी विचार हो, कहीं ना कहीं व्यवहारिकता में आज हम देखेंगे तो वह व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं लागू है और लागू किया जा सकता है। उनके संविधान के वर्गीकरण में ही इतने प्रकार के उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण कर दिया है कि शायद उतने प्रकार के विश्व में संविधान को वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो हम कहेंगे कि जो अरस्तु हैं वो एक ऐसे महान राजनीतिक विचारक हैं जैसा न तो कोई पैदा हुआ है, शायद न होगा, और हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन जब के ये विचारक हैं 384 वर्ष पूर्व के राजनीतिक विचारक जिनके विचारों में ये आया, जितने प्रकार के उन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया, जितना क्रांति का प्रतिपादन उन्होंने, जितने प्रकार के क्रांति का प्रतिपादन किया, नागरिकता, सिटीजनशिप, आज भी आप देख रहे हैं कि वो सब प्रासंगिक है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो हम आज आपको इतना ही अरस्तु के बारे में बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।